नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जयपुर नगर निगम के 5 पार्षद निष्कासित हुए। कांग्रेस ने 5 पार्षदों को निष्कासित किया है। कविता चबलानी, राजूला सिंह निष्कासित हुए हैं। अभिषेक सैनी, राजेश कुमावत, करण शर्मा भी निष्कासित हुए हैं। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप है और निष्कासन के बाद पार्षदों ने दोष पूछा और किसके कहने पर कार्रवाई की गई, ये पार्षदों की तरफ से पूछा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर नगर निगम के 5 पार्षद निष्कासित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने 5 पार्षदों को निष्कासित किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, 5 पार्षदों को निष्कासित किया गया है और जयपुर से ये बड़ी अपडेट। कांग्रेस ने 5 पार्षदों को निष्कासित किया है। निष्कासन के बाद पार्षदों ने पूछा दोष और नाम आपको बता दें, कविता चबलानी, राजूला सिंह निष्कासित हुई हैं, अभिषेक सैनी, राजेश कुमावत और करण शर्मा निष्कासित। तो ये 5 नाम हम आपको बता रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का यहां पर आरोप है। जयपुर नगर निगम के 5 पार्षद निष्कासित हुए हैं और देखिए, यहां पर निष्कासन के बाद से पार्षदों ने दोष भी पूछा और उन्होंने पूछा है कि किसके कहने पर कार्रवाई की गई है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी। अभिषेक सैनी, राजेश कुमावत, करण शर्मा को निष्कासित कर दिया गया। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप और देखिए, यहां पर पार्टी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर नगर निगम के 5 पार्षद निष्कासित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने 5 पार्षदों को निष्कासित किया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और नाम आपको बता दें, कविता चबलानी, राजूला सिंह निष्कासित और नाम की अगर हम बात कर ले तो अभिषेक सैनी, राजेश कुमावत, करण शर्मा निष्कासित हुए। ये नाम हम आपको बता रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ इन पर काम करने का आरोप था और यहां पर देखिए, अब बड़ा डिसीजन लिया गया है। जयपुर नगर निगम के 5 पार्षद निष्कासित हुए हैं और निष्कासन के बाद से पार्षदों ने दोष भी पूछा है। साथ ही साथ ये भी पूछा कि किसके कहने पर यह कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महेश, यहाँ पर 5 पार्षदों को निष्कासित किया गया है और देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये लोग काम करते थे। 5 पार्षदों को निष्कासित इसी वजह से किया गया था क्योंकि ये लोग पार्टी के खिलाफ यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नजर आए थे। दोष भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये बताइए कि कार्रवाई किसके कहने पर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नगर निगम ग्रेटर के जो कांग्रेस के पार्षद हैं, करण शर्मा, अभिषेक सैनी, राजूला सिंह, इस तरह के जो 5 पार्षद हैं वो नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर समेत अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन का जो डंडा है वो चलाया है उनके ऊपर, क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ में जो गतिविधियां हैं उनका आरोप उन पर लगा है और कहा गया है कि जो पार्टी प्रत्याशी हैं उनका सहयोग उन्होंने नहीं किया और जो आदेश यहाँ पर जारी हुआ है पीसीसी की तरफ से, उसमें न सिर्फ पार्षदों पर बल्कि और भी जगहों पर जो कि पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी हैं, वो बड़े ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं या फिर जिले पर हैं, उन पदाधिकारियों पर जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दंडात्मक जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की है। इस तरह का जो आरोप है, जिस मायने में ये देखा जा रहा है कि जो पार्टी प्रत्याशी, अगर मसलन मालवीय नगर की मैं बात कर दूं जहां पर कि अर्चना शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और वहां से जो अगर कांग्रेस के पार्षद हैं तो उनके कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे या फिर कुछ किसी और पार्टी, किसी और निर्दलीय व्यक्ति का जो समर्थन है वो करते हुए पाए गए होंगे या संभवतः उनकी शिकायतें जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचाई गई होगी। इस लिहाज से इन पर यह कार्रवाई की गई है और अभी जो निष्कासन है वो यहां पर किया गया है। फिलहाल ये बताया नहीं गया कि किस तरह का जो निष्कासन वो अभी क्योंकि इस पर देखिए उनसे स्पष्टीकरण या जवाब नहीं मांगा गया। इसी वजह से पार्षदों में इस बात की नाराजगी है। पार्षद ये कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें ये जानकारी तो दी जाती है। कितने पार्षदों को निष्कासित किया गया और वो कौन कौन से नाम है, एक बार जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने बात की है कि अभिषेक सैनी जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। नगर निगम ग्रेटर के करण शर्मा जो काफी सक्रिय पार्षद रहते हैं उनके ऊपर जो है वो यह कार्रवाई हुई है। राजूला सिंह है, उनके ऊपर जो यह कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ में देखिए, न सिर्फ अभिषेक सैनी और इनकी बात करें राजेश कुमावत पर भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हुई है। कविता चबलानी जो पार्षद प्रत्याशी रही हैं वार्ड नंबर 127 से, उनके ऊपर भी जो ये कार्रवाई की गई है और
ये मालवीय नगर के सभी जो पार्षद हैं वो उन पर या पार्षद प्रत्याशी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, जबकि भादरा में, सादुल शहर में और सांगोद में भी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई गई है। और कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए ये जो निष्कासन है उनको किया गया है। और इसमें उनसे पार्षदों का या पार्षद प्रत्याशियों का यही कहना है कि उनसे कोई स्पष्टीकरण है वो नहीं मांगा गया और डायरेक्ट जो कार्रवाई है वो उन पर अमल में लाई गई है। अभी जो ठीक तौर पर उनसे जो वजह है वो पूछी नहीं गई है और किस तरह से उन्हें बताया जाए कि कौन सी पार्टी के खिलाफ में जाकर के उन्होंने जो कार्रवाई है वो की है या कौन से प्रत्याशी का जो समर्थन है वो किया है। अब हालांकि अलग बात होगी कि किस तरह का स्पष्टीकरण जो है वे लोग यहाँ पर देते हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है सीधे तौर पर वो इन नेताओं पर कर दी गई है जो स्थानीय स्तर की राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं। और खासतौर पर यह कहा जाता है कि देखिए किसी विधायक को सबसे बड़ा समर्थन या सपोर्ट जो है वो पार्षदों के जरिए मिलता है या फिर ब्लॉक अध्यक्ष जो रहते हैं उनकी तरफ से। पार्टी का एक ब्लॉक लेवल का जो सिस्टम होता है उसमें ब्लॉक अध्यक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है और पार्षद भी कमोबेश बड़े मतदाताओं पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अगर उन्होंने जो है वहां जाकर के क्रॉस वोटिंग जैसी जो बातें रही होगी तो अगर इस तरह की जो हिमाकत दिखाई होगी तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर ये जो बड़ा एक्शन है वो अपने ब्लॉक अध्यक्ष पर, अपने पार्षदों पर यहां पर लिया है और 6 साल के लिए निष्कासन जो है वो यहां पर उनके ऊपर अमल में लाया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पार्षद जो है वो जाकर के पार्टी को, संगठन को किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, किस तरह का स्पष्टीकरण देते हैं और पार्टी इनसे सहमत हो पाती है या फिर नहीं। क्योंकि अगली बार के लिए जब वापस नगर निगम के चुनाव होंगे या फिर जब संगठन की कोई विस्तार की बात होगी तो शायद इनको कंसीडर किया जाए या फिर नहीं, ये पार्टी को तय करना रहेगा। जी प्रियंका। बिल्कुल महेश, देखिए अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है सबूत रहा होगा तभी पार्टी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। कोई अभी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है क्या? कोई किसी ने कुछ अभी बोला है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए ये बात कही जा सकती है कि कहीं न कहीं पार्टी को शिकायतें पहुंची रही होगी कि जिस तरीके से पार्टी का प्रचार जो किया गया है प्रत्याशियों के द्वारा उसमें सक्रिय भूमिका जो है वो पार्षदों की या फिर ब्लॉक अध्यक्ष की जो है वो नजर नहीं आई है। इसी वजह से जो पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये कड़ा फैसला। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे साथी पार्षदों को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। तो हमारे तो समझ से परे कि किस प्रत्याशी के कहने पर हमें पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। हम लोग वो कार्यकर्ता है जहां पिछले 25 साल से लगातार बीजेपी पार्टी की सीटें पार्षद जीत रहे थे और हम लोग वो जीतकर कांग्रेस के खाते में लेकर आए। साथ ही हमने पार्टी के विचारधारा से जुड़कर, कर्तव्यनिष्ठ होकर एक सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी के अंदर पकड़ बनाई और कार्य किया है। कल 25 तारीख तक हम लोगों ने बूथों पर बैठकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करवाया है। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी के कहने पर जिनका नाम सबको आपको मालूम है, जिनके ऑडियो वीडियो लगातार वायरल हुए, भ्रष्टाचार के, घूस लेने के, अपने निजी सचिव ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और वो ऑडियो वीडियो जारी किए हैं और उनकी ये बौखलाहट थी जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जिन ऑडियो वीडियो के वायरल हुए जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आप साफ समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्षदों को हराने के लिए कार्य किया। तो पार्टी गतिविधि काम तो उन्होंने किया है, हम लोगों ने नहीं किया। और हम लोगों ने तो कल रात तक भी पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने के लिए अपील करते हुए लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाए हैं। तो हम एक बार राजस्थान के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब से और गोविंद सिंह डोटासरा साहब से मिलेंगे, बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद पार्टी निर्णय लेती तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले बिना सूझबूझ के जल्दबाजी में, आनन फानन में इस तरीके से फैसला लेना मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों के साथ में नाइंसाफी है। इसलिए हम आज मुखिया से बात करेंगे। तो चूरू से बड़ी जानकारी आपको दे दे, तारानगर में मतदान के दौरान अब फायरिंग का मामला सामने आया है। नागालैंड फोर्स ने फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए देखिए यहां पर फायरिंग की गई और 2 पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। मारपीट के बाद पत्थरबाजी
की नौबत तक आ गई थी। तो चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के मेलाना गांव में नागालैंड फोर्स द्वारा फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। यह फर्जी मतदान को लेकर के हुए विवाद के बाद बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए नागा फोर्स ने हवाई फायरिंग की थी। इसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक आमने सामने हो गए थे एक दूसरे के साथ। आपको बता दें कि लात घूंसों से मारपीट के बाद यहां पर पत्थरबाजी हुई। भीड़ को काबू करने के लिए नागा फोर्स ने हवा में गोलियां चलाई थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। एसपी प्रवीण नायक ने बताया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए नागा फोर्स ने हवाई फायरिंग की थी। तो बीकानेर के लूण करनसर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। वोटिंग का फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया और फोटो अपलोड करने पर 2 युवकों पर मामला दर्ज हुआ है। युवक राधेश्याम सारस्वत व रोशन जैन पर फोटो डालने का आरोप है और दोनों ने वोटिंग का फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाला था। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार मदन सिंह यादव ने मामला दर्ज करवाया है। तो देखिए, वोटिंग का फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फोटो अपलोड करने पर यहां पर 2 युवकों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। युवक राधेश्याम और रोशन जैन पर फोटो डालने का यहां पर आरोप लगा है और दोनों ने वोटिंग के फोटो खींच करके देखे सोशल मीडिया पर डाले हैं। नायब तहसीलदार मदन सिंह ने ये मामला दर्ज करवाया है। तो फोटो अपलोड करने पर 2 युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। युवक राधेश्याम और रोशन जैन पर फोटो डालने का आरोप है। तो राजस्थान का सियासी संग्राम ईवीएम को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद हो चुकी है। प्रदेश भर में सुरक्षा के पहरे में ईवीएम। आपको बता दें कि कॉमर्स कॉलेज में मतगणना होगी और कोटा के जेडीबी कॉलेज में ईवीएम रखवाई गई है। 6 विधानसभा क्षेत्र के 1455 बूथ की ईवीएम देखिए यहां पर रखवाई गई है और अब यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा के जेडीबी कॉलेज में ईवीएम रखवाई गई है। तो राजस्थान का सियासी संग्राम, प्रदेश भर में सुरक्षा के पहरे में ईवीएम रखवाया गया है। तो ईवीएम को लेकर के देखिए अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ व्यवस्था चाक चौबंद है और प्रदेश भर में अब सुरक्षा के पहरे में ईवीएम है। तो जयपुर कॉमर्स कॉलेज में देखिए मतगणना होगी और उससे पहले अब ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। कोटा के जेडीबी कॉलेज में ईवीएम रखवाई गई है और देखिए अब और भी ज्यादा यहां पर पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया। ईवीएम की निगरानी की जा रही है और 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब देखिए ईवीएम खुलेगा। उससे पहले अब व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है। तो ईवीएम को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश भर में सुरक्षा के पहरे में ईवीएम है और लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें ये देखने को मिला था कल की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे मतदान करने के लिए। उसकी वजह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, पोलिंग पार्टियां ईवीएम को लेकर के रवाना हुई थी और उनको सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और देखिए सबसे पहले हम हिमांशु का ही रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए लगातार अगर हम ईवीएम की बात करें तो ऐसी खबरें निकल करके सामने आती हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है और बहुत सारी ऐसी अपडेट निकल करके सामने आती हैं। लेकिन अब प्रदेश भर में ईवीएम को सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया और निगरानी अब कड़ी कर दी गई है।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जब मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब उन सब के बाद में जो जिम्मेदारी है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने तक ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित और एक जो कह सकते हैं कि सेंट्रल लॉकिंग जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से कैद और निगरानी में रखने की है। कोटा की बात करें तो कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव पूरे हुए। 1455 पोलिंग बूथ पर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करवाया गया और इन सब के बाद में जो काउंटिंग सेंटर है कोटा का जेडीबी गर्ल्स कॉलेज, जहां की गहमा गहमी हम आपको दिखा सकते हैं। ये पूरी की पूरी तमाम जो वो कार्मिक जो ईवीएम को रखने के बाद में जेडीबी कॉलेज कैंपस में अपॉइंट किए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा वार यहां पर अलग अलग जगहों पर ईवीएम जो मशीनें हैं वो रखवाई गई हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के अंदर पूरी तरह से जो तमाम कमरे जहां पर ईवीएम मशीन रखी हैं उन्हें लॉक्ड कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे के पूरे जो कैंपस है उसे सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। सुरक्षा के जाब्ते की अगर बात करें तो न केवल कोटा पुलिस बल्कि सीआरपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये तस्वीर भी आप देखेंगे तो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ईवीएम के जो स्ट्रांग रूम है विधानसभा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 विधानसभा सीटें जिनमें सांगौद, कोटा दक्षिण, पीपलदा, कोटा उत्तर, रामगंज मंडी और लाड़पुरा, ये 6 विधानसभा सीटें जिनमें अलग अलग हिस्सों में एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरी की पूरी जो ईवीएम मशीनें हैं उन्हें रखा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़कर के और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा तो जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं वहां पर पूरी तरह से बाकायदा न केवल लॉक कर दिया गया है बल्कि सील्ड लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो गुंजाइश है ईवीएम से छेड़खानी से जुड़ी हुई या किसी और तरह के कोई शक की जो गुंजाइश है वो ना रहे। इसको सुनिश्चित करते हुए पूरी तरह से जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है उसमें जो है वो ईवीएम को सुरक्षित कर दिया गया। ये देख सकते हैं आप, सीआरपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं जिनके हाथ में सुरक्षा का जो जाब्ता जिम्मा है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम मशीन को लॉक कर दिया गया है। अब 3 तारीख को यानी कि 3 दिसंबर को ये ईवीएम खुलेगा जो प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा। और कह सकते हैं कि कोटा की 6 विधानसभा सीटें 155। हिमांशु, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे साथ महेश भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अशोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए, किस हिसाब से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, पोलिंग पार्टियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि ईवीएम को ले जाया जाए और सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। प्रदेश भर में निगरानी और भी ज्यादा तेज बढ़ा दी गई है जहां जहां पर ईवीएम रखे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 199 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया कल संपन्न हो गई थी और उसके तुरंत बाद में जो मतपेटियां हैं वो सुरक्षित स्थानों पर ले जाई गई। जयपुर जिले की मैं बात करूं तो मैं इस समय मैं कॉमर्स कॉलेज हूं। यहां पर कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज 2 मतगणना स्थल हैं जहां पर की 19 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जो है वो की जाएगी। अलग अलग विधानसभा वार यहाँ पर जो प्रत्याशी उनके जो एजेंट रहेंगे उनके बैठने का स्थल जो है वो यहाँ पर बनाया गया। अलग अलग जो काउंटर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो है काउंटिंग की तैयारियां वो अब अपने जो है अंतिम चरण में, क्योंकि अब बेहद कम दिन जो है वो रह गए हैं। 3 दिसंबर को जो है मतगणना होनी है और परिणाम जो है यहाँ पर आना है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप देखिए कि जो हथियारबंद जवान है वो यहाँ पर तैनात है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जो मतपेटियां जो रखी गई है स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और जो ईवीएम यहाँ पर है वो करीब 5000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनके साथ में वीवीपैट है जिसमें कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद है। जो जनता ने जो जनमत दिया है, 199 प्रत्याशियों ने यहां पर भाग्य आजमाया है जयपुर जिले में और वो यहां पर जो है यहां रखी हुई ईवीएम के अंदर उनका भाग्य भी यहां पर कैद हो गया है। और अभी इसी बात पर टकटकी है कि कब ये ईवीएम यहां पर खुलेगी और कब ये जो अपना परिणाम है वो सामने रखेगी। लेकिन इससे पहले सुरक्षा काफी जो है कड़ी और बिल्कुल महेश, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए कल तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जब ये देखने को मिला था बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अब ईवीएम कहां पर रखा गया है, स्ट्रांग रूम कहां बनाया गया है, अभी वहां पर क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है, जरा एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाइए।
जी बिल्कुल, अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां से तमाम जो मतगणना के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी, अब वापस ही जब 24 तारीख के बाद जब मतदान जो है 25 तारीख को हुआ, तो तमाम पोलिंग पार्टियों वापस जो है मतगणना के लिए यहाँ पर तमाम जो पेटियां हैं वो लेकर आई है। हम आपको स्ट्रांग रूम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं और सुरक्षा के बीच इन तमाम जो मतपेटियों को रखा गया है, ईवीएम को रखा गया है। आप देखेंगे हथियारबंद जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो है एसडीएम है जो लगाए गए हैं वो मौजूद हैं। स्ट्रांग रूम जो है यहीं पे बनाया गया है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर त्रिस्तरीय यहाँ पर जो है सुरक्षा लगाई गई है हथियारबंद जवानों के साथ साथ। स्ट्रांग रूम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम दिखाएंगे। ये जो सील पैक जो कमरे हैं, यहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम में जो है वो मतपेटियां रखी गई हैं, जिनके जो मत हैं वो कैद हो गए थे कल, और अब जो है 3 तारीख को ही यह खुलेगा। इसके पहले जो है तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और पल पल की निगरानी इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो, इसलिए यहाँ पर जो है अलग अलग स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर रखी जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर की गई है। क्योंकि सीआरपीएफ के जवान जो आप देखेंगे ये यहाँ पर खड़े हैं, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर गुजर रहा है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। और आप देखेंगे सील यहाँ पर लगी गई है, 2 ताले यहाँ पर जो लगाए गए हैं, उन 2 तालों के बाद जो है तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। अजमेर में 8 जो है विधानसभा थी, 8 विधानसभा में करीब 88 प्रत्याशी थे वो मैदान में थे, और अब इनका जो भाग्य का फैसला है वो 3 तारीख को खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले क्योंकि 8 दिन का समय है अभी तक 3 तारीख को लेकर, तो 8 दिन तक इसकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अलग अलग जो विधानसभा है उसके अलग अलग ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है वो बनाए गए हैं। ये एक ईवीएम स्ट्रांग रूम है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कपिल, कहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। जैसे कि हमारे सहयोगी अशोक तस्वीरें दिखाए, जहां पर ईवीएम रखा गया है, पहले तो उस कमरे को सील बंद कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और जो भी लोग उधर से गुजर रहे हैं उनकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए उदयपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 विधानसभा क्षेत्र में 2209 बूथ बनाए गए थे। कल देर रात तक उन सभी बूथ से जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। रात को तकरीबन 3 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका था, तब स्ट्रांग रूम में सारी जो ईवीएम है उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इस समय मैं आर्ट्स कॉलेज में मौजूद हूँ। आर्ट्स कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में है और यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया। आप देखिए कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम के यहाँ पर लगाई गई है और अब किसी भी तरह से कोई मूवमेंट अज्ञात व्यक्ति का अंदर ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही सेंट्रल एजेंसियां भी सुरक्षा के लिए जो स्ट्रांग रूम्स बने हैं वहां पर तैनात है। उदयपुर के अगर हम 8 विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो आप देखिए कि ये मतगणना स्थल पर 8 विधानसभा के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए, जहां पर ईवीएम जो है वो सुरक्षित रख ली गई है। और ईवीएम रूम जो बनाया गया उसके बाहर जो सेंट्रल एजेंसी हैं उनके जवान तैनात हैं। इसके साथ ही इस पूरे कॉलेज को चारों तरफ से पुलिस के जवानों ने घेर रखा है और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर राउंड द क्लॉक लगाई गई है। दूसरा, इस समय चुनाव पर्यवेक्षक लगाए जो गए थे वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अंदर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उनसे कल जो मतदान हुआ है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है कि मतदान के बारे में उन राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की क्या सोच है। तो इस समय जो स्ट्रांग रूम है वहां पर कपिल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उस पर हम देख पा रहे हैं